All right, my dear students, are you ready for today's session? Yes? Okay, I'm also equally excited. हमारे लास्ट सेशन में हमने कितने सारे क्लॉजेस पढ़े थे ना, FGHIJKLMM तक गए थे हम। काफी लंबा चला था हमारा सेशन, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे लगा यार इतना डिटेल में हमने सब कुछ किया ना। इंस्टीट्यूट, पूछ लो आपको जो सेक्शन पूछना है, पूछ लो आपको जो क्लॉज पूछना है, हमको सारे नंबर्स भी बाय हार्ट है और हमें सारे डेफिनेशंस भी बाय हार्ट है। इतने अच्छे से हमने वो कॉन्सेप्ट्स को कवर किया कि अब आपको उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप रिविजन स्टार्ट कर सकते हो। यस, मैं तो आपको यही बोलूंगी स्टूडेंट, जैसे ही आपका लेक्चर देख के हो जाता है ना, उसके इमिडिएटली बाद आप उसको लर्न करने बैठ जाओ। बिकॉज मैं आपको बोल रही हूँ, एक तो ये फायदा होगा कि लर्न हो जाएगा, और दूसरा है कि आपको भी लगेगा यार एक चैप्टर पे एक सेशन में हम लोग इतना टाइम डाल रहे हैं, बाकी आगे का कैसे करेंगे, पोर्शन कैसे कंप्लीट होगी। हमको ना बेवजह चिंता करने की आदत है, हमको यही देगा अरे कैसे होगा, कैसे करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपने पढ़ा है उसको अगर तुरंत लर्न कर लोगे तो आपका बाद में कितना टाइम सेव होगा, ये भी तो सोचो। बाद में आपको ये सब वापस पूरी तरह से करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधा रिवीजन कर सकते हो। वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। मैं जो ये आपको नोट्स लिखवा रही हूँ ना, बिल्कुल भी आलस मत करना लिखने में, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, यही सब आपको बाद में काम में आने वाला है। और आप किधर किधर टाइम है अपने पास, ये सब वापस वापस कौन कौन रीड करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये नोट्स पढ़ के जाएंगे और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। यस, चलो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस किया था हमने पिछले सेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 40 डिफाइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसमें क्या आता है इन रिलेशन टू अ कंपनी। हम ये सारी डेफिनेशंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। डन, मेरी डेफिनेशन रिवाइज हो गई। लेकिन 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 ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एक 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक स्टार्टअप है, तो अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मे वर्ड दिया है, इट मीन्स आपको बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ। तो इनको एक एग्जाम्पशन देके रखी है हम लोगों ने, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अच्छा मैंने आपको बताया था सिर्फ ईयर अगर लिखा होगा इट मीन्स कैलेंडर ईयर, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर लिखा है, फाइनेंशियल मीन्स इट इज बिगिनिंग फ्रॉम 1 April एंड एंडिंग ऑन 31 March। ठीक है, यहाँ पर हमने और भी बहुत कुछ डिस्कस किया था कि अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, ओके, ऑन और आफ्टर 1 January, then in that case your year will end on 31 March of the following year। फॉलोइंग मतलब कि जो अगला साल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंसोलिडेशन के लिए कोई दूसरा अगर फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना है तो कर सकते हो। फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो जो इंडिया में बिजनेस हो रहा है उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। फ्री रिजर्व्स मींस रिजर्व्स which are available for distribution in the form of dividend। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51%, क्या 50% चलेगा, एटलीस्ट 51% of the paid up share capital is held either by central government, one or more state governments, या फिर partly by central, party by one or more state governments। ठीक है, subsidiary of a government company is also considered as a government company, तो उसको भी वही provisions apply करेंगे। होल्डिंग कंपनी, मैं होल्डिंग हूं इफ यू आर माई सब्सिडरी। की मैनेजरियल पर्सनल में आ जाएगा सीईओ, एमडी, मैनेजर, हमने ये भी पढ़ा था डेफिनेशन। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एनी अदर ऑफिसर और ऑफिसर प्रिस्क्राइब, इन सबको हम केएमपी मानेंगे। दे होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पोजिशन। मैनेजर कौन होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। मैनेजर एक इंडिविजुअल होगा who operates under the superintendent's control or direction of the board of directors, मतलब ये बोर्ड के नीचे आता है। यस, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर में कौन आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर में आएगा इफ ही इज अपॉइंटेड एज पर द आर्टिकल्स, या फिर कोई एग्रीमेंट है उसकी कंपनी के साथ, या हमने रेजोल्यूशन के तौर पे उसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए उसको डायरेक्टर होना जरूरी है, लेकिन मैनेजर कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर, नॉन डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर बन सकता है।
ऑलराइट, फिर हमने देखा था द डेफिनेशन ऑफ मेंबर। यस, मेंबर बनने के लिए या तो आप सब्सक्राइबर हो, या फिर आपने बाद में रिटन एप्लीकेशन देके कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, या फिर अगर आपका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर आ जाता है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, देन यू आर अ मेंबर। Memorandum means the one which was originally framed or altered from time to time. Memorandum defines the scope of power of the company. Any act beyond the memorandum is ultra vires and hence void. It is not binding on the company. यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस कर लेंगे क्लॉजेस दैट बिगिन विद द लेटर N, O एंड P। तो आज का हमारा जो सेशन है हल्का फुल्का सा सेशन होने वाला है। यस, यहाँ पर हम बस 3 ही डिस्कस करेंगे, N, O एंड P। चलो स्टोरी देख लेते हैं पहले। These are the clauses that begin with the letter N। अरे 2 ही है यार, उसके लिए क्या स्टोरी बनाओ। नेटवर्थ एंड नोटिफिकेशन क्लॉज 57 and 58। Clauses starting with the letter O, we have officer, officer in default, official liquidator, one person company, ordinary and special resolution। इसकी क्या स्टोरी है देखो। अभी डायरेक्टर्स तो अपॉइंट हो गए, यस डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, अब ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का समय आ गया है। ऑफिसर डिफाइंड अंडर क्लॉज 59। लेकिन अच्छे से अपॉइंट करना, हाँ अच्छे ऑफिसर्स अपॉइंट करना ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो जाए। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट क्लॉज 60। अगर डिफॉल्ट हुआ तो ऑफिशियल लिक्विडेटर सब कुछ बेच देगा, क्लॉज 61। फिर अगर सब कुछ बिक गया तो हमें सिंगल 1% कंपनी में बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बोला था स्टोरी में लॉजिक मत ढूंढो, ये सिर्फ स्टोरी है समझने की। तो फिर हमें ओपीसी में बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा, क्या तुमने ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में सुना है? नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी क्या है? अब तो तुमने सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए, अभी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का समय आ गया है। अच्छे ऑफिसर्स अपॉइंट करना ताकि कोई डिफॉल्ट ना करे, वरना ऑफिशियल लिक्विडेटर हमारे सारे एसेट्स बेच देगा। और अगर सब कुछ बिक गया, आप अकेले रह गए, तो फिर आपको ओपीसी में सादा वाला बिजनेस करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन वगैरह के बारे में सुना है कभी? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो ये। डन? ओके, तो भी लिखी। Next, we have the clauses that start with the letter P. Okay. So 64 से लेके 72 तक है with start from the letter P. Section 64 से लेके 67 ये अच्छे लोग नहीं है। Section 64 से लेके 67 तक ये लोग अच्छे लोग नहीं है, फिर हम इनके साथ बिजनेस नहीं करते। ओके, वैसे ये डेफिनेशन आपको इतनी है भी नहीं, ठीक है। तो 64 से लेके 67 तक ये अच्छे लोग नहीं है, हम इनके साथ बात नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, क्योंकि मुझे इनकी स्टोरी नहीं बन रही थी तो मैंने इनको ऐसे डाल दिया। फी से प्रोस्पेक्टस, फी से प्रोस्पेक्टस। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी, लिख दें क्या यहाँ पे? एक प्राइवेट कंपनी का प्रमोटर प्रोस्पेक्टस इशू करेगा क्या? प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस? अरे वो तो पब्लिक के पास जाती ही नहीं, प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करेगी? नहीं नहीं, प्रोस्पेक्टस तो सिर्फ पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर के टाइम पे इशू करती है। तो फिर ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? यस, 70 और ये 7। ये 64 से लेके 67 वाले लोग हैं ना, लोग अच्छे नहीं है, हम इनके साथ बिजनेस नहीं करते। तीसरे प्रोस्पेक्टस, ये सिर्फ हिंट है कि भाई प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है आगे। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी का प्रमोटर प्रोस्पेक्टस इशू करेगा क्या?
नहीं, प्रोस्पेक्टस तो सिर्फ पब्लिक कंपनी को पब्लिक ऑफर के समय ही इशू करना होता है। ओके, तो फिर ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का मेंशन है ना, तो उसी से कनेक्ट कर लेना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? ठीक है, चलो स्टोरी लिखो। लिखा ना? ठीक। So guys, those were the clauses beginning from N, O and P. चलो आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट मैं ऐसे ही कुछ आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली बार मैंने आप सबको बताया था, एक स्टोरी बताई थी, याद है मेरे लेक्चर के एंड में, कि हम वैसा ही सोचते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं। वो याद है ईगल वाली स्टोरी, कि ईगल जो था, उसका जो अंडा था, वो चिकन्स के साथ में आ गया था। तो जब वो हैच हुआ, उसको लगा मैं भी चिकन हूँ। अब चिकन क्या होता है, वो छोटी छोटी उड़ान भरता है, लेकिन ईगल जो है वो एकदम ऊपर आसमान में घूमता है। अब इसको लगा मैं भी चिकन हूँ। तो ये जब ईगल को देखता है, बोलते ये कौन है? तो बाकी के चिकन बोलते भाई वो तो ईगल है, तू इतनी बड़ी उड़ान नहीं भर सकता। बोलते हैं हाँ, मैं तो बस थोड़ा थोड़ा ही उड़ सकता हूँ। वो अपना पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं करता, बिकॉज ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल जिनको उसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं है। इसी को मुझे कंटिन्यू करना है, और देयर इज अ पर्पस कि वो स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई थी और अब मैं वो क्यों आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है दैट वी आर नोन बाय द कंपनी वी कीप। मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताती हूँ, मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। ठीक है, अब हम वही सोचते हैं जैसे हमारे आसपास वाले लोग सोचते हैं। अब टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं काफी टाइम से ना, आई एम जस्ट वर्किंग इन माय स्टूडियो एंड इन अ वेरी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब आई एम सराउंडेड बाय वेरी फ्यू पीपल। कोई कॉर्पोरेट जैसा ऑफिस नहीं है जहां पर 100-200 लोग काम करते हैं। जैसे आप टाटा में चले जाओ, रिलायंस में चले जाओ, सो देयर आर सो मेनी। इट्स अ स्मॉल टीम एंड आई एम सराउंडेड बाय दैट टीम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम इन माय स्टूडियो आई एम अलोन ओनली। तो मैंने ना अपने थॉट्स को बस एक डायरेक्शन में ही रखा है, एंड अभी कुछ सालों से आई ट्राई कि कोई नेगेटिव थॉट ना आए। ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन ले लिया, बट आई ऑलवेज ट्राई कि नहीं, मैं अच्छा ही सोचूं, क्योंकि अच्छा सोचूंगी तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। और ये मैंने मेरे ऊपर ट्राई की है, तभी मैं आपको ये बोल सकती हूँ। आई ओनली टेल थिंग्स जो मैंने खुद की हैं। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था आप करो, नहीं। अगर वो मैंने अपने आप पे किया है तो ही मैं वो आगे बोलती हूँ, ये मेरी आदत है। तो आई 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 ट्राई कि नहीं, मैं अच्छा ही सोचूं तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। नाउ व्हेन आई गो टू सम प्लेस जहां पर बहुत सारे लोग हैं ऑफिस, जैसे कभी किसी क्लाइंट से मिलने चले गए, जैसे मेरी सोशल मीडिया कंसल्टिंग फर्म जो है, वहां पर भी वी इंटरैक्ट विद सो मेनी पीपल। तो कभी कभार जब 10 लोग बैठे रहते हैं ना, और वो क्या बात करते हैं पता है, अरे मेरे भाई को ना ये प्रॉब्लम थी, उसका ये पेन हो रहा था, या इसको कैंसर है, या फिर इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, इसकी मदर इन लॉ ने ये बोला। सडनली रियलाइज कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होने लग गया, मतलब बैठ ही नहीं पा रही थी वहां पर। तो फिर बाद में मैं घर पे आई और मैंने सोचा यार, आज मुझे इतना लो क्यों लग रहा है, आज मेरी एनर्जी इतनी लो क्यों हो रही है, मुझे ऐसा खराब क्यों लग रहा है। एंड देन आई रियलाइज दैट आई वाज सराउंडेड बाय पीपल जो सिर्फ या तो बीमारी की बात कर रहे थे, या उनके सास ने उनके साथ क्या किया उसके बारे में बात कर रहे थे, या किसी की नौकरी चली गई उसके बारे में बात कर रहे थे। आई एम नॉट सेइंग दैट हमको रियलिटी से भागना है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कि जब हम हमेशा नेगेटिविटी में ही सराउंडेड रहते हैं, तो हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है और हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। तो आप जो कंपनी में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ में जो है वो इसके बारे में बात करें कि यार ये डिग्री मिलने के बाद ना जॉब करेंगे, कुछ अपनी लाइफ में करेंगे। ये डिग्री मिलने के बाद है ना, हम अच्छा कमाएंगे और अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सा घर लेंगे, एक अच्छी सी लाइफ होगी हमारी। हम अब्रॉड जाएंगे, हम सेटल होंगे, हम अपने लिए कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसे एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे ना, तो आप भी एम्बिशियस हो जाओगे। एंड व्हेन यू सी अदर्स आर स्टडिंग, यू विल आल्सो फील मोटिवेटेड टू स्टडी।
सो ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ। मतलब आपके फ्रेंड्स जो है ना, मैं आपको बोलूँ, ये आपकी एक ऐसी एज है जहाँ पर आपके लिए अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर अच्छे होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, आगे का सोचेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो आपको टॉन्ट करते रहे। मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे उसका कॉल आया था, बोलते मैम मैं जब क्लासेस जा रहा था ना, आई वाज़ सराउंडेड बाय लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल, जो मेरे को टॉन्ट करते थे, मेरी ड्रेसिंग पे टॉन्ट करते थे। वो ऐसी जगह से आते थे जहाँ पर उनकी सोच मतलब प्रोग्रेसिव नहीं थी। मेरा अटेम्प्ट स्किप हो गया। फिर मुझे मेरे फ्रेंड ने आपका नंबर दिया, मैंने आपके ऑनलाइन लेक्चर्स देखे और फिर मैं पास हुआ। तो लेकिन एक अटेम्प्ट तो गया ना उसका। तो योर कंपनी, योर सराउंडिंग्स मैटर अ लॉट। भले ही आप 2 लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो, लेकिन आप उन्हीं के साथ रहो जो आपका फ़ायदा सोचते। और आप भी किसी का फ्रेंड हो, तो आप भी उसके फ़ायदे की ही बात करो। ट्राई करो कि ये मत सोचो इंस्टीट्यूट को कुछ पड़ी नहीं है, इंस्टीट्यूट हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोचता ही नहीं है, इनको तो बस टफ पेपर सेट करना पड़ता है। अरे यार, अपने आप को वो नेगेटिव थॉट्स बोलोगे तो वैसे ही सोचने लग जाओगे ना। तो आज का हमारा लेसन क्या है? आज का हमारा लेसन है, आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप जिसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हो, वो अगर एक पॉजिटिव पर्सन है तो उसके साथ बैठ के पढ़ो। उसके साथ आप ग्रुप स्टडी करो, लाइब्रेरी में जाओ, मोबाइल पे वीडियो कॉल ऑन करके उसके साथ बैठ के पढ़ाई करो। वो बंदे को कभी मत छोड़ना। लेकिन जो आपको बोलता है यार इतना क्या पढ़ रहा है तू? अरे चल मज़े करेंगे। अरे इतना कौन पढ़ता है क्या? अभी तो हो गया ना फाउंडेशन पास, अभी क्यों इतना पढ़ रहा है? जो आपको इस तरीके से बोलता है ना और टाइम पास करवाता है ना, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। आपके फ्रेंड्स बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है एट दिस एज, ठीक है? चलो, तो यही बोलना था मुझे एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ पेरेंट। हमारे पेरेंट्स भी बहुत चिंता करते हैं हमारी। हमको कभी कुछ बोलते नहीं है, बट उनके मन में हमेशा रहता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी ठीक है ना, अच्छे लोगों के साथ है कि नहीं? तो आप उनको इस तरीके से एश्योरेंस दे सकते हो बाय चूजिंग ऑन योर ओन कि मुझे किसके साथ रहना है। ऑन दिस नोट, ऐसे ही मुझे लगा कि आज मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए और हर लेक्चर में मैं आपके साथ मेरी कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे आज मैंने ये मेरी लर्निंग शेयर की। अगली बार ना मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। उसका नाम है द ग्रेट अलोन। मैंने रेडियो पे सुना था। कोई तो रेडियो जॉकी बोल रही थी कि उसने ये बुक पढ़ी, बहुत अच्छी है, थोड़ी डिप्रेसिंग है। लेकिन वो ऑथर ने बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स को और एक लड़की की कहानी है, उसके पेरेंट्स झगड़ा करते रहते हैं और उसको जो फ़ील होता है उसके बारे में, फिर वो लोग अलास्का चले जाते हैं। मैंने रेडियो पे ऐसे ही सुना था, अभी उसने अच्छी सी स्टोरी सुनाई, तो मैंने भी किंडल पे ले ली वो बुक एंड बस अभी मेरा एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, देखते हैं आगे कैसे बढ़ती है। अगर मुझे उसमें से कुछ सीखने मिला, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। द बुक दैट आई एम करंटली रीडिंग इज़ द ग्रेट अलोन। पता नहीं अभी कितनी डिप्रेसिंग है वो नहीं मालूम, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कुछ अगर मुझे सीखने मिला या बुक पसंद आई तो मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। लास्ट बुक जो मैंने पढ़ी, वो थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी जो स्टोरीज़ थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे। कभी आपका अगर मन करे तो ये ज़रूर पढ़ना, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है? चलो, आह! हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं, द मीनिंग ऑफ नेट वर्थ। गाइस, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ नेट वर्थ? ऑल्दो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, और ये डेफिनेशन क्यों आई थी, ये प्रोविजन क्यों डाली गई थी एड में, तो बस हम उस वाई का आंसर ढूंढेंगे। नाउ, मीनिंग एक्चुअली हमेशा वर्ड में ही छुपा रहता है। वर्थ मतलब मेरा वैल्यू क्या है, यस। नेट मतलब कि ग्रॉस में से कुछ तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेट वर्थ? आप यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज द वैल्यू, ओके। वर्थ मतलब वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब आज मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। सो इट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन minus, okay, so the assets that I own minus the liabilities that are owed, okay। तो हम कितने एसेट्स ओन करते हैं और उसमें से अब मुझे कितनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, मतलब जो पैसा आया उसमें से मुझे कितना देना है, इसका जो डिफरेंस है वही तो है नेट, ठीक है, यही नेट है। तो मेरी वर्थ क्या है,
मेरे इतने एसेट्स मेरे पास हैं, हाँ लेकिन इतने पैसे मुझे देने भी हैं, तो नेट मेरे पास कितने रह जाएंगे? So it gives an idea about the financial position of the company. It basically measures, आपको लिखना तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. It measures the value. ठीक है, वैल्यू, और यहाँ पर आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो वर्थ. तो दिस विल हेल्प यू टू मेमोराइज. हर चीज आपको लर्न करनी तो कुछ ना कुछ लिंक लगाना ही पड़ेगा. इट मेजर्स द वैल्यू और द वर्थ ऑफ द एंटिटी. एंटिटी लिखो, कॉर्पोरेशन लिखो. ओके, सो इट इज द एसेट्स ओन्ड minus the liabilities that are owed, and it measures the value of the entity. Okay, so this is the meaning of net worth. लेकिन ये तो एक बहुत ही जनरल मीनिंग हुआ ना. What we need to understand is the meaning that is given in the definition. तो definition क्या बोलता है? मैं आपको एक फॉर्मूला दे देती हूँ और वो डेफिनेशन बस वही है. So it is nothing but the paid up share capital. We add all the reserves. We add securities premium. We add or less profit and loss account. Add or less मतलब we add profit and we reduce the loss, whatever it is. इसमें से हम डिडक्ट करेंगे accumulated losses. इसमें से accumulated losses माइनस ही लिख देती हूँ. डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आया तो इसी पे आएगा. बट इट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन या फिर राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमेलगमेशन. अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं. मेरा जो लैंड है वो मैंने 25 साल पहले खरीदा था. अब मैं उसको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यू कर रही हूँ. क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? कैन आई यूज इट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट तो तब होगा जब मैं एक्चुअली वो लैंड सेल करूंगी. मैंने तो कुछ बेचा ही नहीं तो पैसे आए ही नहीं. मैंने सिर्फ उसको रीवैल्यू किया है. दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल मनी, इसीलिए इसको हम नेटवर्थ की कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है. तो जो रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, ओके, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, क्योंकि दैट मनी विल बी यूज्ड टुवर्ड्स द एसेट. वो हम नहीं कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ नोटिफिकेशन. अगेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मतलब आई डोंट थिंक इस पे कभी क्वेश्चन आ भी सकता है. नोटिफिकेशन हमने बहुत बार पढ़ा है. इट शुड बी नोटिफाइड इन दी ऑफिशियल गैजेट. नोटिफाइड मतलब क्या? इट शुड बी पब्लिश. तो मेरा कीवर्ड क्या यहाँ पे होगा? पब्लिश. कहाँ पर पब्लिश करेंगे? ऑफिशियल गैजेट में. अब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ड्राफ्ट स्टेज से कैसे वो बिल एक एक्ट बनता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देते हैं, देन द एक्ट कम्स इनटू फोर्स. लेकिन आम जनता को तो हमने बताया ही नहीं. तो आम जनता को पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल गैजेट. तो हम नोटिफिकेशन देंगे, हम एक अनाउंसमेंट करेंगे, हम पब्लिश करेंगे इन दी ऑफिशियल गैजेट. दिस इज नथिंग बट अ बुकलेट विच इज पब्लिश्ड ऑन वीकली बेसिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले तो प्रिंट होती थी, अभी भी प्रिंट होती है, लेकिन सारे आर्काइव्स मेरे को सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं. ठीक है. नोटिफाई विल ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली. भाई नोटिफिकेशन से ही नोटिफाई वर्ड आया है, तो उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे. ग्रामर है भाई, जैसा सेंटेंस में यूज किया वैसा लेंगे. ऑफिसर, यस, ऑफिसर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये दोनों डेफिनेशंस कनेक्टेड हैं. ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे मेरे हिसाब से शायद क्वेश्चन आ सकते हैं. मतलब एक बहुत ही ऑफ टॉपिक है. ऑफ इन द सेंस कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, तो नए टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. तो इट कैन बी आस्क्ड. अब हु इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी? तो ऑफिसर के डेफिनेशन में आएगा डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजरियल पर्सनल, या फिर एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड
और एनी वन और मोर डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट। तो यहां पर लिख दो ए बी सी डी। तो ये 4 लोग हैं। डायरेक्टर हमें पता है, सो डायरेक्टर इज ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मैनेजर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ही इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द बोर्ड। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ये लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। दे आर ऑफिसर्स हु आर मैनेजिंग द कंपनी। तो मैनेजर आएगा। की मैनेजरियल पर्सनल हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 51 में। की मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूड सीईओ, सीएफओ, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, any other person in accordance with whose directions or instructions the board or any one or more of the directors is or are accustomed to act। आपको याद है एक केस लॉ हमने पढ़ा था, गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, याद है वो? गिल्फर्ड मोटर कंपनी, यहाँ पे शिफ्ट कर, वर्सेस हॉर्ने। इनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि हॉर्ने जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, कि ये एमडी था ऑफ द कंपनी, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि अगर तुम कंपनी छोड़ के भी चले जाओगे ना, सो यू विल नॉट यूज अवर नेम, यू विल नॉट सॉलिसिट अवर कस्टमर्स, मतलब आप अपने हमारे कस्टमर्स को लेके नहीं जाओगे। तो इसके साथ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि तुम हमारे कस्टमर्स और हमारा बिजनेस नहीं लेके जाओ लोग। फिर बाद में हॉर्ने को फायर कर दिया, निकाल दिया काम से। तो उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही स्टार्टेड अंडरकटिंग गिल्फर मोटर कंपनीज प्राइसेस। ओके, दे स्टार्टेड अंडरकटिंग। अभी अंडरकटिंग का मतलब क्या? अगर गिल्फर मोटर कंपनी वो 10,000 रुपए में बेच रही थी कुछ प्रोडक्ट, तो ये बोलता है मैं तुमको 9,000 में दूंगा। तो ये सस्ते में दे रहा था और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। फिर उसको सडनली याद आया, अरे मैंने तो गिल्फर मोटर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर मैं ये करते हुए पकड़ा गया तो मेरे पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा। फटाफट हॉर्ने ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की विद हिज वाइफ एंड फ्रेंड मिस्टर हार्वर्ड। ओके, मिस्टर हार्वर्ड, ये दोनों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और मिस्टर हॉर्ने ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो इनको दे दिया। फिर ये लोग अंडरकटिंग कंटिन्यू कर रहे थे। गिल्फर मोटर कंपनी को पता चल गया और उन्होंने इन पे एक्शन लिया। अब हॉर्ने क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा एग्रीमेंट मेरे साथ था कि मैं तुम्हारे प्राइसेस अंडरकट नहीं करूंगा, कंपटीशन नहीं रखूंगा। तुम्हारा ये न्यू कंपनी के साथ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन देम सेलिंग एट व्हाटएवर प्राइस दे वांट। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने थोड़ी ना कोई डिफॉल्ट किया है। क्या लगता है आपको, क्या गिल्फर्ड मोटर कंपनी हॉर्ने पे एक्शन ले पाएगी? अब इस केस में वाइफ और फ्रेंड ये दोनों ही वो कंपनी के डायरेक्टर और मेंबर थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टर हॉर्ने उनको डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस नहीं देता होगा, ऐसे करो वैसे करो, ये काम करो वो काम करो? ऑफ कोर्स करता होगा। उसने सिर्फ इन दोनों को आगे रख दिया, भाई तुम्हारे पीछे कंपनी तो मैं ही चलाऊंगा, तुम लोग तो बस ऑन पेपर डायरेक्टर और मेंबर दिख रहे हो, चलाऊंगा तो मैं। हमने क्या किया था, हमने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके इसी को लाइबल किया था। यस, नाउ ही इज अ पर्सन अंडर हुज डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट। मतलब इसको बिना पूछे ये दोनों कुछ काम ही नहीं करते, मतलब कंपनी मिस्टर हॉर्ने ही चला रहा है। तो यस, ही विल बी लाइबल। तो जो हमने अभी पढ़ा ना, under whose directions or instructions the board is accustomed to act, ये वैसा ही एग्जाम्पल, समझ गए? ठीक है। ये आगे हमको प्रमोटर में भी काम आएगा, यही अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, तो हमको समझ में आ गया डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, एनी अदर पर्सन। अच्छा, अब आ जाते हैं टू द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनो मेरी बात। अगर कंपनी ने ओके कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया अंडर द कंपनीज एक्ट, तो फिर कौन लायबल होगा?
तो लॉ बोलती है देखो भाई, कंपनी तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो तुम पे तो पेनल प्रोविजंस लगेंगे। अब कंपनी तो लायबल होगी, क्यों? क्योंकि कंपनी का तो नाम है ना, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो कंपनी ने ही किए हैं। लेकिन कंपनी का दिमाग थोड़ी ना है कि ये सब सारे कॉन्ट्रावेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन? कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगर तुमने कोई गलत काम कर दिया, या फिर तुमने कोई डिफॉल्ट कर दिया, लेट कर दिया, या फाइलिंग नहीं की, या फिर आपने कोई एक्ट से कुछ अलग ही काम कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो ये गलत काम किया है, लायबल तो तुम होगे। अब कंपनी तो लायबल है क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के नाम पे हो रहे हैं। लेकिन कंपनी का तो दिमाग है नहीं ना ये सब करने का। ये जो ऑफिसर्स है ना, ये जो कंपनी मैनेज करते हैं, ये इनका दिमाग है। तो कंपनी लायबल होगी और साथ में ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी लायबल होगा। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, हम उस पर या तो पेनल्टी लगा सकते हैं या फिर फाइन लगा सकते हैं। मैम दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ना? नहीं, पेनल्टी एक्चुअली वो पर्टिकुलर लॉस से कनेक्शन ही नहीं रखती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ी गई, अभी मैंने किसी को ठोका नहीं, मैंने कोई एक्सीडेंट किया नहीं, फिर भी मेरे से 2,000 रुपए ले लिए यार, ये पेनल्टी है। क्यों? ताकि मैं आगे ये काम ना कर। नो पार्किंग में 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया। अरे यार, वो नो पार्किंग की वजह से कोई ट्रैफिक नहीं रुक रहा, किसी को मैंने ठोका नहीं है, कुछ भी गलत काम नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी मुझे लेसन सिखाने के लिए कि भाई एक बार करोगे, नेक्स्ट टाइम तो मैं बोलती मेरे को गाड़ी नहीं लेके जानी, मैं तो ऑटो से जाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैंने वो इतना हाई अमाउंट लिया तो इट विल एक्ट एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन, उसको बोलते हैं पेनल्टी। वेर एज फाइन जो होता है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन अ रीजनेबल असम्पशन, मतलब उसमें कुछ तो लॉजिकल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, पेनल्टी में कुछ नहीं भाई, मेरा मन किया मैंने ले लिया, जस्ट टू टीच यू अ लेसन। अच्छा, कंपनी जो है उसको फाइन या पेनल्टी लगेगी, लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उसको पेनल्टी या फाइन तो लग ही सकता है, एंड या फिर और, मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ लगेगा। पेनल्टी या फाइन लगा, एंड या फिर और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। तो लॉ क्या बोलता है कि ये जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, इनका दिमाग है ये सारा काम करने का, इनको लायबल करो। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तो फिर ये जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, इन्हें लायबल किया जाएगा। तो मुझे इनको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, मतलब बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं उनके लिए ये हमने डिफाइन किया है। तो कीवर्ड क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोविजन, मतलब ये जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट की, वो जहां पर भी कोई भी प्रोविजन में, जैसे ऑफिसर इन वर्ड आ गया उसका यही मीनिंग होगा। तो ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए डिफाइन नहीं कर रहे, फॉर एनी प्रोविजन इन दिस एक्ट, कहीं पे भी अगर आपको कुछ गड़बड़ मिल रही है एंड वो ऑफिसर है जिसने वो डिफॉल्ट किया है, ओके, प्रोविजन विच इनैक्ट्स दैट एन ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल, तो कहीं पर भी जहां पर एक्ट में दिया है ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल होगा, तो कौन लायबल होगा फिर? तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे या तो पेनल्टी पनिशमेंट हो सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट, फाइन, या ऐसे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, कौन है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट? सबसे पहले हम पकड़ेंगे होल टाइम डायरेक्टर। भाई ये होल टाइम डायरेक्टर है, मतलब ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है इन द कंपनी। ही इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो आप पूरा टाइम रहते हो, आपको पता नहीं चला गलत काम हो रहा है, यू आर एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। की मैनेजरियल पर्सोनल, KMP, भाई ये तो ऐसी पोजीशंस लेते हैं, एकदम डिसीजन मेकिंग वाली पावर है इनके पास, इनको नहीं पता गलत काम हो रहा था? ऑफ कोर्स पता है, डालो इनको भी लायबल करो। अच्छा मैम, हमारे यहाँ पे ना तो कोई है ही नहीं की मैनेजरियल पर्सन, छोटी सी कंपनी है, कोई CEO नहीं है, कोई CFO नहीं है, वेयर देर इज नो की मैनेजरियल पर्सनल, है ही नहीं। तो हम बोलते हैं तो एक काम करो, चलो कंपनी एक पॉलिसी बना। कंपनी बोलेगी ठीक है, KMP तो है नहीं, लेकिन ये डायरेक्टर या डायरेक्टर्स बोर्ड ने डिसाइड किया है
कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इनको लायबल किया जाएगा। तो डायरेक्टर और डायरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ एंड हु हैज गिवन हिज और देयर कंसेंट इन राइटिंग टू द बोर्ड टू सच स्पेसिफिकेशन। यहां पर ये मार्क करो। और कुछ भी नहीं बोला ना आपने, ऑल द डायरेक्टर्स इफ नो डायरेक्टर इज स्पेसिफाइड। मैम कुछ समझा ही नहीं हम लोगों को। सुनो मेरी बात, अगर मेरे यहां पर कंपनी में देर इज केएमपी, ठीक है, केएमपी है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। केएमपी है, लेकिन अगर कोई केएमपी है ही नहीं, देर इज नो केएमपी, तो फिर देखो क्या आपके बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि ये 4 डायरेक्टर्स है, ये लायबल होंगे। लेकिन अगर बोर्ड कुछ स्पेसिफाई ही नहीं करता है और ऑल डायरेक्टर्स इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ठीक है, तो केएमपी इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मैम मेरा कोई केएमपी है ही नहीं। हाँ तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम देखो कि कौन लायबल होगा। देन सच डायरेक्टर और डायरेक्टर्स एज द बोर्ड में डिसाइड। और ऐसे ही नहीं हम बोल सकते कुछ भी गड़बड़ हो गया ना इसको ले जाना, नहीं। वो डायरेक्टर अपने आप को ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानने को तैयार है कि यार कुछ भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, मैं, क्योंकि सब कुछ मेरे ही हाथ के अंडर है, मैं अप्रूव करता हूँ तो ही चीजें आगे बढ़ती हैं। हम उसको बोलते हैं तेरे बिना तो कंपनी चलती ही नहीं है, तो अगर गड़बड़ भी होगी तो तू ही लायबल होगा। चल अपना कंसेंट दे कि अच्छा ठीक है, आई एग्री, मेरे मेरे हिसाब से ही सब काम होता है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं ही लायबल हूँ। तो ऐसे हम उनसे कंसेंट ले लेंगे। मैम बोर्ड ने ना कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इनको पता ही नहीं था, तो फिर हम सारे डायरेक्टर्स को लायबल कर देंगे। All the directors will be officer in default if no director is so specified. एक बार फिर से करें, होल टाइम डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, की मैनेजरियल पर्सनल मैम हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो फिर बोर्ड तुम बताओ कौन डायरेक्टर्स हैं जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे। अगर कुछ भी नहीं बताया देन ऑल डायरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मैम एक एक एग्जांपल दे दो ना डिफॉल्ट का। नहीं, फॉर एग्जांपल कि आपने बराबर से अलॉटमेंट्स नहीं की, अब अलॉटमेंट करने का काम तो डायरेक्टर ही करेगा, तो अगर नहीं करता है तो वो लायबल होगा, दैट ही इज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। Default was committed with respect to allotment of shares by officers. Okay. There is no managing director. कोई है ही नहीं, मतलब कोई केएमपी नहीं है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, कोई पर्सन इन चार्ज बाय द बोर्ड भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो, कोई केएमपी नहीं है, कोई पर्सन इन चार्ज बाय द बोर्ड वो भी नहीं है, तो फिर कौन होगा? ऑल द डायरेक्टर्स विल बी लायबल। ना की मैनेजरियल पर्सनल है, ना ही बोर्ड ने डिसाइड किया है कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ये लायबल होगा। देन इन दैट केस ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। समझ गए? अ पर्सन हु इज अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, जैसे एसोसिएट डायरेक्टर हो गए, मैनेजर है वो भी तो बोर्ड के सुपरिटेंडेंस में आता है, या फिर कोई की मैनेजरियल पर्सनल के नीचे। अभी आपको क्या लगता है डायरेक्टर्स के पास इतना टाइम है क्या कि वो बैठ के सारे डिसीजन लेंगे, कंपनी क्या काम कर रही है वो करेंगे? उनके पास टाइम नहीं है, तो वो अपने नीचे किसी को अपॉइंट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल मैनेजर आ जाएगा इधर, एसोसिएट डायरेक्टर आएगा, तो जो 1 लेवल नीचे है उसको लायबल कर देंगे। ओके, एनी पर्सन इन whose in with whose advice, direction, instructions the board is accustomed to act. अभी हमने देखा ना वो एग्जाम्पल, गिल्फर मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने,
तो जो मिस्टर हॉर्ने बोलता था, वाइफ ऑफ मिस्टर हॉवर्ड वही काम करते थे। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, मिस्टर हॉर्ने इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अदर देन अ पर्सन who gives advice to the board in professional capacity। यहां पर एग्जाम्पल लिखो, CA, CS, एडवोकेट। अब मैं तो CA से बिना पूछे काम ही नहीं करती, मैं तो अपने एडवोकेट को बिना पूछे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती। तो दैट द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस, ये तो उसका काम है ना। तो जब हम बोलते हैं ना, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट, तो उसमें ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही काम कर रहे हैं। हाँ, तुमको लीगल एडवाइस लेना है तो इसीलिए तुम हर कॉन्ट्रैक्ट के पहले इनको कंसल्ट कर रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि ये लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो जाएंगे। मैम एक डाउट है हमको यहाँ पर, हम सीए के पास गए, ठीक है, या हमने एडवोकेट के पास गए, उसने हमको गलत एडवाइस दे दिया, तो क्या वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा? नहीं, क्योंकि कंपनी का काम जैसे अलॉटमेंट करना या फिर कोई भी मैनेजरियल डिसीजन लेना, उसमें तो हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया ना, ये तो उसने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ डिफॉल्ट कर दिया। तो आप उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में केस कर सकते हो कि भाई तूने गलत काम किया, बट वो कंपनी लॉ में नहीं आएगा। Every director in respect of a contravention of any provision of the act who is aware that the contravention, अच्छा he is aware मतलब उसके पास नॉलेज है, ओके। तो अब आपको पता है, आप नोइंगली वहां पर चुप बैठे हो, अब मेरे को पता है कि फ्रॉड हो रहा है, मैंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है, तो आई एम अवेयर कि भाई गलत काम हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया, ओके। तो देन या फिर मेरे कंसेंट या मेरी प्लानिंग और स्कीमिंग से ये हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली यू आर एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कनाइवेंस? कनाइवेंस मतलब मेरा ही आइडिया है या मेरा ही सपोर्ट है उनको, मैंने ही पूरी स्कीम बना के दी है, मैंने ही पूरा प्लान बना के दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि गड़बड़ हो रही है, मैं चुप रही, या फिर मैंने अपना कंसेंट दे दिया या मेरा ही प्लानिंग है, तो ऑब्वियसली आई एम एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अच्छा, अगर हम इशू ऑफ शेयर्स या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें, ठीक, इशू ऑफ शेयर्स या फिर ट्रांसफर, तो ये केस में ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होगा? अगर हम इशू ऑफ शेयर्स या ट्रांसफर की बात करें तो हम इनको भी लायबल कर सकते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंपनी, रजिस्ट्रार एंड मर्चेंट बैंकर्स, दे आर इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर्स एज वेल एज ट्रांसफर। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट भी बोलते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। देखो कंपनी के हेडक्वार्टर्स तो हमको पता है, लेकिन हर कोई वहां पर नहीं पहुंच सकता ना, तो हमने एजेंट्स अपॉइंट कर लिए कि आपको कंपनी का शेयर ट्रांसफर करना है, इनके पास जाओ, ये कंपनी को फिर आगे वो डॉक्यूमेंट भेज देंगे। तो ये एक मिडिल मैन हो गए जो ट्रांसफर्स करवाते हैं। अभी तो क्या है, सब कुछ डीमैट में, अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ती, बट देन यस इफ द शेयर्स आर इन द फिजिकल फॉर्म तो ये जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, यहाँ पर लिख दो A, B, C, D, ये लोग लायबल होंगे अगर डिफॉल्ट इशू ऑफ शेयर्स या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए है। भाई ये लर्न करना है मैम, इतना मतलब आप डिटेल में करा रहे हो, इतने मार्किंग भी करा रहे हो, यस। अगर आपको क्वेश्चन आया तो या तो वो पूरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पूछेंगे या फिर किसी एक प्रोविजन पे पूछ लेंगे, लेकिन मैम ये हम याद नहीं कर सकते, उन वर्ड्स में कर लो ना। आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब आप आइडेंटिफाई कर लो, उतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो नो नीड टू लर्न दिस वर्ड बाय वर्ड, मतलब पूरा बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ कीवर्ड्स कर लो, बाकी ऑन वर्ड्स में लिख लेना। ऑफिशियल लिक्विडेटर आपको है ही नहीं। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर है, इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। हाँ, अब आ जाते हैं टू ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। ये तो बहुत बार आने वाला है आपके पूरे सिलेबस में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड मेनी टाइम्स इन द एक्ट। अच्छा, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन,
हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, जल्दी सोएंगे, हेल्दी खाएंगे, जिम जाएंगे, शाम होते होते सब भूल जाते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो कुछ डिसाइड कर नहीं सकती है। यस, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी डजंट हैव अ माइंड ऑफ इट्स ओन। तो कंपनी के लिए डिसीजंस कौन लेता है? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे या फिर मेंबर्स लेंगे। जो रूटीन काम होता है वो बोर्ड करता है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसके लिए हम लोग मेंबर्स को बुलाते हैं। तो ये लोग जो डिसीजंस लेते हैं उसे हम बोलेंगे रेजोल्यूशन। बोर्ड पास करता है बोर्ड रेजोल्यूशन, मेंबर्स पास करेंगे या तो ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। मैम हमको कैसे समझेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है या स्पेशल रेजोल्यूशन? वो एक्ट में ही लिखा रहता है। जैसे अगर आपको ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल करना है, ऑर्डिनरी। बोनस इशू करना है, ऑर्डिनरी। यू वांट टू शिफ्ट योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशल। बायबैक, स्पेशल। तो एक्ट में ही लिखा रहता है कि मुझे कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी है, तो मैं वैसे ही करूंगी। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है, मैंने ना आपके लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक ऐसी रेजोल्यूशन है जहां पर द वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट। मतलब मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए मुझे। तो सपोज 40 वोट्स हैं, ठीक है, टोटल। उसमें से 10 ने अगेंस्ट कास्ट किया, 30 ने फेवर में। हाँ तो ज्यादा है ना, चलेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब द वोट कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स द वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। एक्ट में ये स्पेशल पास करनी है। सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वोट्स कास्ट अगेंस्ट आर 20, तो वोट्स इन फेवर 20 इंटू 3, अगर 60 हुए ना वोट्स इन फेवर, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, वरना नहीं। 3 टाइम्स का मतलब होता है कि अगर 4 वोट है तो 3 मस्ट बी इन फेवर एंड 1 कैन बी अगेंस्ट। यहां पर आप बोलो 3/4 होने चाहिए, या फिर आप बोलो 75% होने चाहिए इन फेवर, बात सबकी एक ही है। ओके, चलो ये इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, क्या इतने डिटेल में आपको एग्जाम में आने वाला है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि रेजोल्यूशन मतलब कैसे पास होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी इज 100। मेंबर्स हु अटेंडेड द मीटिंग, लेट्स से 70 मेंबर्स अटेंड, क्योंकि हर कोई तो आता नहीं है। उसमें से 10 लोगों ने कहा कि मेरे को वोटिंग करनी नहीं है, दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, बोलते मेरे को वोटिंग नहीं करनी। तो अब 70 लोग आए थे, उसमें से 10 बोलते हैं हमको वोट ही नहीं करना है, तो कितने बच गए वोट करने के लिए? 60। लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट 60 में से 40 वर इन फेवर एंड 20 वर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ये टोटल 60 में से 40 ने फेवर में कास्ट किया, 20 ने अगेंस्ट। मेरा क्वेश्चन है, इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड? कितने हैं वोट्स अगेंस्ट? 20। फेवर कितना है? 40। मेजोरिटी विंस, यस। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। अभी देखो मेरे पास टोटल 60 वोट्स थे, ठीक है, ये सिर्फ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पास 60 वोट्स थे। द वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन 50%। मतलब 60 वोट्स में से 30 से ज्यादा फेवर में होने चाहिए। यहाँ पे 40 है ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। ठीक है, तो 40 यहाँ पर है, तो इट मीन्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। मेरा एक डाउट है यहाँ पे, ये मेरा एक डाउट है। वोट्स कास्ट इन फेवर 30 थे और वोट्स कास्ट अगेंस्ट भी 30 थे। अब बोलो, अब बताओ, ऐसा पॉसिबल है ना? अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी ही नहीं।
अब यहाँ पर ना लॉ ने एक बहुत अच्छा प्रोविजन डाला है, बोलते हैं दैट इफ इट इज परमिटेड बाय द आर्टिकल्स, अगर आपका आर्टिकल्स अलाउ करता है तो हम चेयरमैन को एक कास्टिंग वोट देंगे। कास्टिंग वोट मतलब वो एक दोबारा से वोट कर सकता है, सेकंड वोट। ठीक है, अब अगर वो अगेंस्ट चला जाता है तो अगेंस्ट कितने हो गए 31 और फेवर में कितने हो गए 30, तो क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी? नहीं, कि अगेंस्ट में चले गए ना। अच्छा, व्हाट इफ द कास्टिंग वोट, ओके ये जो कास्टिंग वोट है, व्हाट इफ वो फेवर में कर देता है, हाँ तो फिर रेजोल्यूशन पास हो गई क्योंकि फेवर में वोट ज्यादा आ गए। मैम ये तो ठीक है, व्हाट इफ आर्टिकल्स में ये है ही नहीं, मतलब चेयरमैन कास्टिंग वोट डाल ही नहीं सकता, तो 30 इन फेवर है 30 अगेंस्ट है, कास्टिंग वोट आएगा ही नहीं, तो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगी, फिर वो आइटम पे कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, वो ड्रॉप हो जाती है रेजोल्यूशन। अच्छा, स्पेशल क्या होती है? मैंने एग्जाम्पल वही रखा है स्पेशल रेजोल्यूशन में। मेरे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 100। कितने मीटिंग अटेंड करने आए? 70। 10 ने बोला हमको वोट ही नहीं करना है। वोट कितना किया? सिर्फ 60 लोगों ने। क्या 70 माइनस 10, 60 लोगों ने वोट किया। लेट्स से अगेंस्ट में 10 लोगों ने वोट किया और फेवर में 50। इज द स्पेशल रेजोल्यूशन पास? अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए द वोट कास्ट इन फेवर must be either more than or equal to 3 times the vote cast against। देखते हैं, वोट कास्ट अगेंस्ट कितने हैं? 10। 10 इंटू 3 मुझे कितने चाहिए? 30। एक्चुअल में कितने हैं? 50। अरे वाह, वेरी गुड। 30 चाहिए थे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, तो 50 ने वोट किया फेवर में, पास हो गई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई। यहां पर ऐसा 50-50 वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 75% चाहिए। देखो, मेरे 60 मेंबर्स थे, 75%, that is 3/4 should be in favor। मतलब 60 में से 3/4 must be in favor of the resolution, yes or no? मैम इतना सब अलग अलग तरीके से करना हमारे लिए जरूरी है क्या? नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आपको समझना तो चाहिए ना। यस, तो इसका 3/4 शुड बी इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, यहां पर है स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास। ओके, तो सिंपल है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेजॉरिटी शुड बी इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 3/4 दैट इज 75%, और इन अदर वर्ड्स 3 टाइम्स should be in favor of the resolution। ये सब कुछ भी नहीं आएगा आपको एग्जाम में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया है कि कैसे कैलकुलेशन हो सकती। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? विच इज पेड अप। यस, मैंने 10 रुपीज मेरा फेस वैल्यू था, मैंने 6 रुपीज कॉल किया, लेकिन उसमें से कुछ कुछ लोग हैं उन्होंने पे भी नहीं किया, तो माइनस कॉल्स इन अरियर्स कर देंगे। ओके, लेकिन क्या इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा? नहीं आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट, एनी अदर अमाउंट, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर नहीं आएगा। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट में कैसे होती है वोटिंग? एक्चुअली पोस्टल बैलेट में ना मीटिंग नहीं बुलाते, वो सिर्फ लोगों को बोलते भाई तुम अपने घर पे बैठो और बस हम लोग तुमको एक फॉर्म दे रहे हैं, उसमें से पिक करो वेदर यू वांट टू वोट इन फेवर और यू वांट टू वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, और वो फॉर्म हमको दे दो। तो वोटिंग कैसे होती है? या तो आप पोस्ट से कर दो, या फिर लोग बोलते हैं यार पोस्ट ऑफिस कौन जाएगा,
कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दो। तो यहाँ पर मीटिंग होती ही नहीं है, फिजिकल मीटिंग ही नहीं होती है, सब कुछ पोस्ट से मेरे पास आ जाता है। एक बैलेट पेपर रहता है, तो टिक करो, पोस्ट में डाल दो। नहीं जाना है, ऑनलाइन जाओ, वोटिंग कर दो। ये सब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो रूल्स में लिखा है, ये मैंने बताया था। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जहां पर भी लिखा है उसके लिए मुझे ढूंढते हुए कहाँ जाना है, रूल्स में जाना है। प्रीवियस कंपनी लॉ नहीं है। प्राइवेट कंपनी आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी कम टू चैप्टर 2। सेम गोज फॉर प्रमोटर, दिस वी विल डिस्कस व्हेन वी कम टू चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। लेकिन प्रमोटर कौन होता है, मैं आपको कीवर्ड जरूर यहां पर हाईलाइट करवा दूंगी। देखो, प्रमोटर इज समवन हु कम्स अप विद द आइडिया। लेकिन ऐसा होगा आइडिया आया आज, मैंने कल कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, ऐसा नहीं होता है। आइडिया आया, मैंने पैसों का अरेंजमेंट किया, मैंने स्वॉट एनालिसिस, यार ये बिजनेस करने लायक भी है कि नहीं, कि सिर्फ आइडिया ही अच्छा है। तो ये पूरी जांच पड़ताल करता है, कैपिटल का अरेंजमेंट करता है, एमओए, एओए ये सब ड्राफ्ट करता है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाता है। तो प्रमोटर इज समवन हु कम्स अप विद द आइडिया। लेकिन आपको पता है ये जो डेफिनेशन है, ये वो प्रमोटर को डिस्क्राइब नहीं कर रही, ये सिर्फ आइडेंटिफाई कर रही है, ये प्रमोटर है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, इसको लायबल करो। तो दिस डेफिनेशन इट ओनली आइडेंटिफाइज द प्रमोटर। ये मीनिंग तो बता ही नहीं रही है, ठीक है। आगे और भी इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। फिलहाल मुझे कैसे पता चलेगा प्रमोटर कौन है? देखो, उसका नाम दिया है ना प्रोस्पेक्टस में, या फिर एनुअल रिटर्न में उसका नाम मेंशन किया है, देखो वो प्रमोटर है। ही हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। कैसे? एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन द बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट। बोर्ड जैसे मैंने अभी आपको दिया ना गिलफर मोटर कंपनी, तो उसमें मिस्टर हॉर्ने इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्रमोटर, भाई इसको भी लायबल करो। प्रोस्पेक्टस, अगेन ये हम प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस हैं। देखो, एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोस्पेक्टस, इट इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, एनी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स, इसको बोलते हैं हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस। या फिर आप खुद ही बोलते हो नहीं नहीं ये सब छोड़ो, मैंने ये प्रोस्पेक्टस बनाया है, तो ठीक है, आप बोलोगे वही प्रोस्पेक्टस। सो इट इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। इट इंक्लूड्स मतलब आप जो बोल रहे हो वो तो है, लेकिन साथ में ये भी आएगा। आपको चाहिए तो आप नंबरिंग अलग से कर लो। इफ यू फील कि नहीं मैम शुरू में हमको ऐसे ही लिखना है, तो आप लिख लो कि नहीं कंपनी बोलती है वही प्रोस्पेक्टस। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। ये अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्ट। हाईलाइट भी कर लो इसको येलो से। डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोस्पेक्टस, कंपनी बोलती है ये प्रोस्पेक्टस है, मान लिया। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, मैम जब टाइप्स दिए हुए हैं तो फिर कंपनी जो बोलती है वो क्यों हम माने? क्योंकि ये अंडर सर्कमस्टांसेस, सर्टेन सर्कमस्टांसेस ही इशू होते हैं। रेड हेरिंग, शेल्फ, ये सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही इशू होते हैं, अदरवाइज तो कंपनी जो बोलती है वही हम प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं। पब्लिक कंपनी, अगेन आई विल डिस्कस व्हेन वी कम टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये तो आपको है ही नहीं। तो पब्लिक, सॉरी, टी से शुरू होने वाले ये सारे हमारे जो क्लॉजेस थे वो हमने कवर कर लिए। आज जो हमारा सेशन था उसमें हमने एन, ओ, टी, ये 3 कवर किए थे, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बाकी के क्लॉजेस थे वो वहां पर हम कंप्लीट कर देंगे। मैंने बहुत डिटेल में इन सबको कवर किया है, बिकॉज पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाए। आजकल तो नए नए टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या आ जाए, इसलिए मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ डिटेल में कवर किया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाए। मैंने जो आपको शुरू में बात बोली थी उसके बारे में सोचना, आप किन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ये देखना, एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स अभी बनेंगे ना, वो आपके एंड तक फ्रेंड्स रहेंगे। अच्छे दोस्त जो है वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, ठीक है, और वो हमेशा आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। ऐसे दोस्त ढूंढना। ऑलराइट, चलो बाय बाय, टेक केयर। हम अगली बार फिर मिलेंगे वेयर वी फिनिश दिस चैप्टर। ऑलराइट, आई सी यू देयर।
हम्म,